दोस्तों एक 16 साल के आसपास का एक लड़का होता है और वो 10th क्लास में पढ़ता है। जब 10th क्लास में पढ़ता है तो वो घर वाले से डिमांड करता है कि मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए जो कि मेरी पढ़ाई में मदद करेगा। अब घर वाले जो होते हैं अच्छे पैसे वाले होते हैं तो वो उसको एंड्रॉयड फ़ोन दिला देते हैं और जब फ़ोन वो एंड्रॉयड दिला देते हैं तो उस एंड्रॉयड फ़ोन को लेकर के पढ़ाई करने लगता है। उसमें अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं देखने लगता है सर्च मार करके। अब वो अच्छे से पढ़ रहा होता है लेकिन उसके जो क्लास के कुछ बच्चे और होते हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं और वो उस लड़के का मोबाइल फ़ोन लेते हैं और उसमें जब वो अलग अलग वेबसाइट से सर्च मारते हैं तो उसमें गंदी जो फिल्में होती हैं वो निकाल देते हैं और बैठ के खुद भी देखते हैं और उस लड़के को भी दिखाते हैं। अब वो लड़का जो होता है जब वो ये फिल्म देखता है तो उसके अंदर अलग भावनाएं जाग जाती, वो उत्तेजना से भरने लगता है। उसे वो फिल्में देखनी अच्छी लगती क्योंकि उसके अंदर बदलाव हो रहे थे। अब वो घर पे जाता है, खा पी के जब अपने कमरे में पहुंचता है तो वो फिल्में देखता है। धीरे धीरे उसका वो आदी हो जाता है और आदी होने के बाद में जब वो उस तरह की फिल्में देखा करता था तो उत्तेजना से भर जाया करता था। एक समय वो आता है जब वो रात को वो गंदी फिल्म देख रहा होता है अपने फ़ोन में और वो उत्तेजना से भर जाता है और उसका फिर वैसा ही करने का मन होने लगता है जैसा कि उसमें। अब घर पर उसकी माँ जो होती है उसके नाना की तबीयत खराब हो जाती है तो वहाँ पर चली जाती है, यानी कि उसकी माँ अपने मायके चली जाती। और जो उसके पिता होते हैं और एक उनका भाई यानी कि उस लड़के का चाचा होता है वो काम के सिलसिले से बाहर गए होते हैं। घर में सिर्फ चाची होती है तो वो चाची के कमरे में जाता और वो देखता है कि चाची सो रही है। तो उसके बाद में धीरे धीरे वो अपनी चाची के कपड़े उतारने लगता है और उनका जो प्राइवेट पार्ट वगैरह होता है उस पर हाथ फेरने लगता है। और उसके बाद जैसे ही चाची जाग जाती तो दोस्तों उसके बाद में वो उसे चिल्लाती कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद में वो कुछ ऐसी बातें करता है जिसके बाद में उसके और चाची के बीच में क्या होता है तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में। लेकिन आजकल के रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, आजकल की सोच किस दिशा में जा रही है, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें अंत तक, आपको जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो ये कहानी है कर्नाटक से और कर्नाटक के अंतर्गत एक जिला पड़ता है दक्षिण कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ के अंतर्गत एक जगह पड़ती है उपिनगड़ी नाम से वो जगह पड़ती है। उसमें एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता होते हैं, उनकी 2 बेटियां होती हैं। जो बड़ी बेटी होती उसका नाम सुमन होता है और जो छोटी बेटी उसका नाम निशा होता है। दोस्तों मैंने नाम सभी के बदल दिए हैं जिससे किसी की प्राइवेसी का भी उल्लंघन ना हो। तो दोस्तों जो बड़ी बेटी सुमन होती है उसके लिए जब लड़का ढूंढते हैं उनके पिता तो उनको पड़ोस के ही एक गांव में एक अच्छा लड़का मिल जाता है जिसका नाम ब्रजेश होता है। वो अच्छा कारोबारी होता है, वो अच्छा पैसे कमा रहा होता है। जब सुमन के पिताजी उसके लिए पसंद करते हैं तो सुमन को जब फोटो दिखाते सुमन को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। सुमन के पिताजी शादी फिक्स कर देते और एक समय वो आता है जब इन दोनों की शादी हो जाती है। अब सुमन जो होती है विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच चुकी होती है, ब्रजेश के साथ में रह रही होती है। ब्रजेश भी दिखने में सुंदर होता है और अच्छा काम करता है। सुमन जब पहुंचती है सुमन देखती है कि ब्रजेश अच्छे पैसे वाले हैं और बढ़िया से उसके साथ में रहने लगती है और ब्रजेश सुमन की अच्छे से पटने लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और इसी बीच में जो कि सुमन की एक छोटी बहन होती है निशा, जो कि वो भी शादी लायक हो जाती है। तो उसके जो पिता होते हैं वो भी निशा के लिए जब लड़के देखने की बात करते हैं तो सुमन कहती है कि जो मेरे पति ब्रजेश हैं उनका एक भाई है यानी कि मेरा देवर है जिसका नाम रोहित है। वो भी हमारे पति के साथ में ही अच्छा कमाता है, बिजनेस में काम करता, हाथ बटाता, और तुम उसी से निशा की शादी कर दो। ये घर जो है पैसों से भी संपन्न है, किसी चीज़ की कमी नहीं और किसी चीज़ से वो दुखी भी नहीं रहेगी। अब सुमन के जो पिताजी होते हैं वो भी मान जाते हैं क्योंकि सुमन का जो रहन सहन देख करके सुमन के पिताजी बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी सुखी है। हर बाप चाहेगा कि मेरी बेटी एक अच्छी जगह ही पहुंचे और सुखी रहे। तो निशा की भी शादी अब रोहित के साथ फिक्स कर देते हैं, यानी कि जो सुमन होती है
उसके देवर के साथ में। अब एक समय वो आता है जो उसकी देवर की बारात आती है और दुल्हन बनकर निशा भी अब अपने ससुराल पहुंच जाती है और ये प्यार से सभी रहने लगते, यानी कि वो दोनों सगे भाई थे और ये दोनों सगी बहन थी। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। सुमन जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ समय बाद एक लड़के को जन्म देती है। उस लड़के का भी नाम रखा जाता है प्रवीण। प्रवीण धीरे धीरे बड़ा होने लगता है क्योंकि उसे अब लाड और दुलार मौसी भी करती है और उसकी माँ भी करती है, यानी कि उसे उस घर में कोई कमी होती नहीं, पैसे भरपूर होते हैं और प्यार लाड़ दुलार मौसी भी करती है, माँ भी करती। समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। एक समय वो आता है कि वो बड़ा हो जाता है और 10वीं क्लास में पढ़ने लगता है और उसकी उम्र हो जाती है लगभग 16 साल के आसपास। दोस्तों एक तारीख आती है 16 जून 2024 की और इस तारीख को फोन आता है सुमन के पास कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। सुमन जो होती है वो कहती है अपने पति से कि मैं जरा सा मैके जाना चाहती हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। तो जो ब्रजेश होता है सुमन का पति, वो कह देता है कि ठीक है आप मैके चली जाओ। तो सुमन होती है वो मैके चली जाती है और जो सुमन का बेटा होता है जिसका नाम प्रवीण होता है वो वहीं घर पर रह जाता है। और दरअसल अपने बिजनेस के सिलसिले में जो ब्रजेश और रोहित दोनों वो बाहर चले जाते हैं, घर पर सिर्फ बसती है तो जो कि प्रवीण और उसकी चाची निशा बसती है। निशा की भी उम्र अब लगभग 36 साल के आसपास हो चुकी होती है, लेकिन निशा दिखने में आज भी खूबसूरत होती है। अब इधर ये प्रवीण और जब निशा घर पर रह जाते हैं, बाकी जो प्रवीण की माँ होती वो उसके नाना के यहाँ चली जाती, उसकी तबीयत खराब थी नाना की, और उसके पापा और चाचा प्रवीण के वो चले जाते काम के सिलसिले से बाहर। अब इधर शाम होती है, निशा खाना बनाती है और प्रवीण को खिलाती है और खिलाने के बाद में खुद भी खाती है। और रात जैसे ही होती है ये दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं, सो जाते हैं। इधर जब सुबह होता है तो सुबह प्रवीण उठता है और देखता है कि मेरी चाची तो अभी तक उठी ही नहीं, और वो जैसे चाची के कमरे में जाता है तो देखता है कि चाची लेटी हुई है, अभी भी सो रही है। तो वो चाची को आवाज़ मारता है, जब चाची बोलती नहीं है तो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद में उसे हिलाता जुलाता है तो उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके चाची के हाथ पैर बिल्कुल ढीले होते हैं। तो वो बाहर आके शोर मचाने लगता है और लोगों को बुला लेता है कि देखो चाची को क्या हो गया, उठ नहीं रही हैं, उनके हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए। बाहर से जब कुछ लोग आते हैं तो चेक करते हैं तो देखते हैं कि निशा अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि जो प्रवीण की चाची होती है वो इस दुनिया में अब नहीं रही, वो खत्म हो चुकी थी। और ये खबर जैसे ही प्रवीण को पता चलती कि मेरी चाची इस दुनिया में नहीं, वैसे ही वो अपने पापा और चाचा को फ़ोन कर देते हैं और साथ के साथ में अपनी माँ सुमन के पास भी वो फ़ोन कर देता है कि चाची अब इस दुनिया में नहीं है, तुम फटाफट घर पे आ जाओ। जैसे ही प्रवीण के माता पिता घर पर आते हैं, चाचा घर पर आते हैं, वैसे ही देखते हैं कि इसे तो मैं कल अच्छा खासा छोड़ गया था, अचानक रात में क्या हो गई। तो शायद प्रवीण कहता है इनको कहीं अटैक वगैरह पड़ा है, दिल का दौरा वगैरह, इसलिए ये ख़त्म हो गई। लेकिन जो कि रोहित होता है उसे कहीं ना कहीं अपने इस बात पे डाउट हो रहा होता कि कल तो मैं अपनी पत्नी को अच्छा खासा छोड़ गया, अचानक क्या हुआ। तो वो पुलिस को कॉल करता है और करने के बाद में फिर वो सारी घटना पुलिस को बताता है और पुलिस आ जाती है घटनाक्रम पर। निशा को चेक करती तो देखती है कि निशा के कहीं भी शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं, किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं होते हैं। फिलहाल पुलिस वाले निशा का जो शव होता पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पूछते हैं कि निशा जब ये सब हुआ तो निशा के साथ में और कौन था। तो वो बताते हैं कि घर पर कोई नहीं था, जो कि सुमन थी वो अपने पापा के यहाँ गई थी और हम लोग काम के सिलसिले में बाहर गए थे। बस मेरा भतीजा प्रवीण घर पे था और मेरी पत्नी थी, इसके अलावा कोई नहीं था। अब पुलिस वाले जब प्रवीण से पूछते हैं तो प्रवीण कह देता है शायद इनको रात में दिल का दौरा पड़ा हुआ, क्योंकि शाम को तो हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया था। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो रोहित से पूछने लगते हैं क्या तुम्हारी पत्नी का किसी से विवाद था, क्या उसका चरित्र कैसा था, ऐसा तो नहीं था किसी से अफेयर चल रहा हो उसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन अब जो रोहित होता है वो स्पष्ट कह देता मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी, चरित्र भी ठीक था और हमारा किसी से क्या झगड़ा हो सकता, हम बिजनेसमैन इंसान, अपने काम से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं ठीक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने जाने दो, और 2 दिन के बाद में फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस वाले जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते तो इसमें स्पष्ट लिखा होता है कि निशा की मौत हार्ट अटैक के कारण नहीं हुई है, दरअसल उसकी मौत
दम घुटने के कारण हुई है, यानी कि किसी ने उसकी दम घोट करके हत्या कर दी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस वाले जब ये बात घर पर बताते हैं, अब पुलिस वाले घर पर और पता करते हैं, लेकिन कुछ भी उनके हाथ में सबूत लगता नहीं है कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस वाले अपनी छानबीन में लगे होते हैं और इधर जो कि प्रवीण होता है नहाने के लिए जा रहा होता, तो प्रवीण के जो पिताजी होते हैं ब्रजेश, वो देख लेते हैं कि प्रवीण के शरीर पर कई सारे नाखूनों के निशान हैं। इस तरह लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत तेज नाखून मारे हों। अब ब्रजेश को कहीं ना कहीं प्रवीण के ऊपर शक होने लगता है और वो पूछते हैं कि ये निशान तेरे शरीर पर कैसे लगे, तो वो अकबका जाता है और अकबकाने के बाद में उसे कुछ भी जवाब नहीं अपने पिताजी को देता और वो नहाने चला जाता। अब इधर ब्रजेश को बहुत ज़्यादा अपने बेटे पर गुस्सा आता है और कहीं ना कहीं शक होने लगता है, इसलिए वो पुलिस वाले को कॉल करते और कहते हैं कि मेरे बेटे के शरीर पर बहुत सारे निशान हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ भी ये बता नहीं रहा। अब पुलिस वाले होते शक के तौर पर उसके बेटे प्रवीण को ही ले जाते हैं और ले जाने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन जो प्रवीण होता है शुरुआत में गोल गोल घुमाता है, लेकिन जब वो सख्ताई से पूछताछ करते हैं तो प्रवीण टूट जाता है और टूटने के बाद में फिर एक ऐसी कहानी बताता है। वहाँ पर उसके चाचा, उसके पापा, उसकी मम्मी जो भी सुन रहे थे सब सुन के दंग रह जाते कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। प्रवीण अपनी कहानी बताता कि ये कुछ समय पहले की बात है। प्रवीण ने 10th क्लास में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में अब जो भी उसके वहाँ दोस्त बनते सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है। अब प्रवीण अपने पिताजी से भी कहता है कि मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा दो जिससे पढ़ाई में आसानी हो। अब प्रवीण जब अपने पिताजी से कहता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है मैं दिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे 10th पास करना होगा। लेकिन प्रवीण जो होता है वो कहता पिताजी मुझे पढ़ना है, इसलिए मुझे फ़ोन अभी दिलवा दो, जैसे 10th पास करने के बाद दिलवाओगे वैसे अभी दिलवा दो, अगर मैं 10th पास नहीं कर पाया तो दोबारा से फ़ोन ले लेना। अब जो इधर प्रवीण की माँ होती सुमन, वो भी कहने लगती ठीक है दिलवा दो, पैसे की तो कमी होती नहीं है। अब इधर प्रवीण का जो पिता होता है ब्रजेश, वो एक 20,000 रुपये के आसपास का एंड्रॉयड फ़ोन दिलवा देता है। अब प्रवीण जो होता है मन लगा करके अपनी पढ़ाई 10th की कंप्लीट करने लगता है। अब समय धीरे धीरे बीत रहा होता है कि जो प्रवीण के दोस्त होते हैं स्कूल के, वो प्रवीण का फ़ोन लेते हैं और उसमें कई सारी चीज़ें सर्च मारते हैं और साथ ही साथ में उसमें गंदी फिल्में जो होती हैं उसे भी सर्च मार देते हैं और निकाल करके प्रवीण को दे देते। जब प्रवीण देखता है तो वो कहता है कि अरे ये तुमने क्या लगा दिया है, तो बहुत गंदा है। तो उसके दोस्त कहते हैं थोड़ी देर देख, इसमें तुझे मज़ा आएगा। अब प्रवीण थोड़ी देर तक उसे जब देखता है तो उसके अंदर उत्तेजना बढ़ने लगती, क्योंकि दरअसल वो भी अब 16 साल के आसपास का हो गया था और उसे देखने अब इंटरेस्ट आने लगता है। और वो वहाँ तो देखता ही देखता साथ में अपने दोस्तों से पूछ लेता किस तरह ये निकाली जाती हैं, तो वो वेबसाइट वगैरह बता देता है। और उसके बाद में जब घर पे आता, खा पी के लेट जाता है, तो रात में वो अपने ही कमरे में वो सारी फिल्में देखा करता था जो गंदी होती हैं। अब धीरे धीरे उसको इस चीज़ का चस्का लग जाता है और समय के साथ में ये सब चलने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है, अब उसे इतना ज़्यादा चस्का लग चुका होता है कि एक समय वो आता है कि वो अब ये सोचता है कि जैसा इस फिल्मों में हो रहा है वैसा ही मुझे ही भी करना है, लेकिन अब करे तो करे किसके साथ। ना ही उसकी कोई इस समय गर्लफ्रेंड थी, ना ही उसकी शादी हुई थी, आखिरकार वो करे तो करे किसके साथ। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और एक समय वो आता है जब प्रवीण जो होता है उसके नाना की तबीयत खराब हो जाती है और उसके माँ के पास में फ़ोन आता है कि उसके नाना की तबीयत खराब है। तो प्रवीण की माँ सुमन चली जाती है अपने मायके, जो कि तारीख मैं पहले ही बता चुका, तारीख होती है 16 जून 2024। तो जब सुबह फ़ोन आता है तो सुमन चली जाती है अपने मायके और उसके पिता और उसके चाचा काम के लिए बाहर चले जाते हैं। अब इसके बाद प्रवीण और उसकी चाची निशा ही घर पे बचती हैं और घर पर बचने के बाद में दिन भर तो अच्छे से ये रहते हैं। जैसे ही शाम होता है निशा खाना बनाती है, प्रवीण भी खाता, निशा भी खाती है और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जाने के बाद में जो प्रवीण होता है अपना मोबाइल लेता है और उसके बाद में फिर वही सारी फिल्में निकाल लेता है और उसके बाद में देखने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और धीरे धीरे रात गहराने लगती, लगभग रात के 11:30 बज जाते हैं। अब प्रवीण जो होता है उत्तेजना से भर जाता है और वो अब सोचता है वैसा ही करने, लेकिन आखिरकार करे तो करे किसके साथ। अब उसके जहन में, दिमाग में एक बात आती है कि आखिरकार मौसी घर पर अकेली है, क्यों ना ये मैं सब मौसी के साथ में ही करूं। यानी कि अब चाहे मौसी कह लो चाहे चाची कह लो, एक ही बात थी उसके लिए। तो वो सोचता है कि चाची घर पे अकेली है, मैं शायद उसके साथ में करूं, चाची को मैं बताऊंगा तो चाची मान जाएगी। अब वो वहाँ से उठता अपने कमरे से और सीधा निशा के कमरे में चला जाता और जाने के बाद में जब वो देखता निशा सो रही होती है तो उसके बाद में वो धीरे धीरे उसके कपड़े जो है
उतारने लगता है, ऊपर की तरफ करने लगता है। और जब निशा का प्राइवेट पार्ट देखता है तो वो अंदर से अपने आप को रोक नहीं पाता और उसे हाथों से फेरने लगता है। उसके बाद में निशा जो होती है एकदम भड़बड़ा के जग जाती है। जबरदस्ती करने लगता, लेकिन उसकी जो चाची होती है एक दो थप्पड़ भी मार देती है उसके बाद में कहती है कि चला जा, कल तेरी सारी बात मैं माँ से कह दूंगी। और उसके बाद उसको अपने कमरे से भगा देती है। भगाने के बाद थोड़ी देर तो निशा सोचती रहती है। उसके बाद में कहती चलो जवानी के तौर में बहक गया होगा, लेकिन अब जाके ये सो जाएगा। उसके बाद में निशा फिर से सो जाती है। अब इधर जो प्रवीण होता है वो लेटे लेटे सोचता रहता है कि काश अगर ये बात मौसी ने, चाची ने मेरी मम्मी को बता दी तो आखिरकार क्या होगा, अगर चाची ने कहीं बात मेरे पापा को बता दी तो आखिरकार क्या होगा। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको अब कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। उसके बाद में फिर वो लगभग रात के 2 बजे के आसपास अपने चाची के कमरे में जाता तो चाची दोबारा से सो चुकी होती है। अब वो पास में रखा एक तकिया उठाता है और चाची के पेट पर बैठ जाता है और बैठने के बाद में उस तकिया से अपनी चाची का दम घोट देता है। और जब तक वो तकिया लगा के रखता है जब तक चाची उसको भगवान को प्यारी नहीं हो जाती। उसके बाद में वो आके अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सुबह फिर से वो ड्रामा वही करने लगता है कि चाची उठ नहीं रही जे वो, जिससे लोग इकट्ठे होते। फिर उसके घर वाले पिता को, माँ को सूचना दी जाती। जब ये सारी बात प्रवीण पुलिस वालों को बताता है दोस्तों, तो उस समय उसके चाचा, पापा, मम्मी सब वहीं पर थे। सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि आखिरकार एक भतीजा अपनी ही चाची के साथ में ऐसे कैसे कर सकता। चाची कह लीजिए या मौसी कह लीजिए, उसके लिए एक ही बात थी, दोनों ही माँ के समान होती। आखिरकार प्रवीण कैसे कर सकता, लेकिन उसने ऐसा किया। दोस्तों फिलहाल वो अभी नाबालिग है, पुलिस ने उठा करके उसको जेल में डाल दिया और फिलहाल अब केस चलेगा। जो भी उसे सजा मिलेगी वो तो दोस्तों सजा मिलेगी, लेकिन आजकल की मानसिकता इतनी गंदी होती जा रही है कि लोग अपने रिश्तों के बारे में भी नहीं सोचते। और इसका कहीं ना कहीं असर फ़ोन भी होता है, जो कि अपने बच्चों को दिलवा देते माता पिता, और उनकी फिर हिस्ट्री भी चेक नहीं करते कि बच्चे पढ़ाई के नाम पे आखिरकार उसमें देख क्या रहे। फिर ऐसी कई सारी घटनाएं को अंजाम दिया जाता। कई सारी बहन भाइयों की भी इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, कई सारी और रिश्तों की घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन फिर भी माता पिता जो होते हैं एक बार फ़ोन दे देते हैं, वो पलट के देखते नहीं कि मेरा बेटा आखिरकार कर क्या रहा है। तो दोस्तों आज की ये घटना, जो भी आपको कहना हो, जो भी आपकी राय हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आपको घटना के बारे में जो भी कहना हो जरूर कहें, साथ में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें, जिससे अगली वीडियो में हमें आपका नाम लेते हुए खुशी हो। दोस्तों फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।